हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूं सीबीएसई क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो आज से हम पॉलिटिकल साइंस को शुरू करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो का रोड मैप बता देता हूं कि कैसे हम इस लेक्चर के अंदर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दो कंट्रीज से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहली तो है बेल्जियम। दो कंट्रीज़ हैं जिनसे मैं आपको पहले रूबरू कराऊंगा ताकि आपको ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताऊंगा, देन आपको श्रीलंका के बारे में बताऊंगा। सेकेंडली फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पावर शेयरिंग आखिरकार होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे बड़ी बात मतलब इसकी नीड ही क्या है, करना ही क्यों है। एंड देन थर्डली मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके कितने फॉर्म्स हैं, बेसिकली इसके कितने तरीके हैं पावर शेयरिंग करने के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने कहा बेल्जियम से शुरू करेंगे, सो द स्टोरी ऑफ बेल्जियम से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है अपने यूरोप के अंदर। इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, मींस इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये इसके 4 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। देन बात करें इसकी पॉपुलेशन के बारे में, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस है, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। नेक्स्ट हमें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है, वो इस कंट्री का एथनिक कॉम्पोजिशन। अब सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है। एथनिक की बात करूं तो आप इसको अपने कल्चर से कोरिलेट कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो ना, कल्चर क्या होता है, उससे आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लूंगा अपने इंडिया का, राइट, अपनी कंट्री का ही लेते हैं सबसे पहले। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो कितनी तरह के लोग रहते हैं, राइट। आप देखोगे राजस्थान साइड में आपके राजस्थानी लोग रहते हैं, ठीक है, एंड गुजरातीज एंड मराठीज, बंगालीज, मतलब अनगिनत इतने हमारे यहाँ लोग रहते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है वो इनकी एथनिसिटी का है। एथनिसिटी मतलब बेसिकली डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। ठीक है, ये सोशल डिवीजन बेस्ड। सबसे पहली बात है हम इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। सोशल डिवीजन मतलब इसका मतलब अंतर है, डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंसेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में जो भेदभाव है, मतलब बेसिकली जो अंतर है उसको हम सोशल डिवीजन कहेंगे। और ये बेस्ड किसके ऊपर है, सबसे बड़ी बात आपको उस पर ध्यान देना है, वो है इनका शेयर्ड कल्चर। बेसिकली ये बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर है। अब कैसे है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे अगर आप राजस्थान साइड देखोगे तो उनका जो फूड है, उनकी फूड प्रैक्टिसेस देखोगे, उनका क्लोथ्स देखोगे, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके फेस्टिवल्स वगैरह, जो भी कितनी भी आप हर एक फील्ड ऑफ एरिया में देखोगे, तो वो अगर आप किसी और कल्ट से अगर कंपेयर करोगे तो वो टोटली डिफरेंट है, राइट। मतलब हर किसी के डिफरेंसेस अलग अलग हैं। गुजराती साइड लोग अलग होंगे लेकिन पंजाबी साइड लोग अलग होंगे, देयर आर डिफरेंसेस। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हम एथनिक डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेम एथनिक ग्रुप के लोग होते हैं वो अपने कॉमन डिसेंट में मानते हैं। अब जैसे पंजाबी लोगों को माने, जैसे कि अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले अपने लिए एक नया कंट्री मांगा था, बिकॉज वो क्या मानते थे कि पंजाबी एक अलग नेशन है। बेसिकली पंजाब को एक अलग नेशन बना देना चाहिए, जिसको कि वो खालिस्तान नाम देना चाहते थे। सो वो किसके ऊपर, किस बेसिस के ऊपर कह रहे थे, अपने एथनिक डिवीजन के ऊपर कह रहे थे। वो मानते हैं कि उनका डिसेंट कॉमन है। कॉमन डिसेंट मतलब उनका जो बेसिकली जहाँ से वो इनहेरिट हुए हैं वो सेम है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, उनकी फिजिकल टाइप एंड कल्चर, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। फिजिकल टाइप मतलब फूड, फेस्टिवल वगैरह, और कल्चर में भी वही सारी सेम चीज़ें हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम रिलीजन के हों या फिर सेम नेशनैलिटी के हों। अब जैसे कि आप देख सकते हो, अगर कोई लेट्स से एक पाकिस्तानी पर्सन है लेकिन वो हिंदुइज्म को फॉलो कर सकता है, राइट। अब जैसे हमारे इंडिया में ही मान लो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्या वो हमारी नेशनैलिटी के हो गए? नहीं, उनका रिलीजन तो अलग है ना। अब जबकि हमारे यहाँ हिंदू ज़्यादा प्रीवेलेंट है लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग भी तो रह रहे हैं ना। सो ये आपका एथनिक डिफरेंसेस से मतलब है। तो चलो अब हम वापस आते हैं कि बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखो इसके अंदर जो आपके 59% पीपल होते हैं, 59% ऑफ बेल्जियम आर डच स्पीकिंग पीपल। अब डच क्या है? डच इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज जो कि नीदरलैंड्स की है। नीदरलैंड्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है, या फिर उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसे आप डच कह सकते हो। लेकिन जो हमारी इस बेल्जियम में है उसमें 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। और ये रहते कहाँ पर है? ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अब इस मैप के अंदर आपको फ्लेमिश रीजन, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ना, ये आपका फ्लेमिश रीजन है। ये जो आपका येलो कलर में हो गया, ये ऊपर का साइड, ये आपका फ्लेमिश रीजन हो गया, राइट। देन अगर मैं नेक्स्ट दूसरे टाइप की बात करूँ तो वो है आपका फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो आपका 40% लेके बैठा है। 40% ऑफ दिस बेल्जियम इज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ये कहाँ रहते हैं? ये वलोनिया रीजन में रहते हैं। तो ये आपका ऊपर वाला हो गया फ्लेमिश रीजन। ये जो रेड कलर में है ये आपका वलोनिया रीजन हो गया। अब आप नोटिस करोगे कि मैंने इसमें ये जो छोटा सा ये सेक्शन है ये वाला, इसको मैं एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो अभी ग्रीन कलर में ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको मैंने छोड़ दिया है अलग।
तो ये जो है ये हमारा थर्ड टाइप लेके बैठा है, जो कि ये आपका 1%, वो है जर्मन स्पीकिंग, राइट। इसमें जो 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, वो रहते हैं यहाँ पे इस ग्रीन एरिया में, राइट। जो भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये आपका ग्रीन एरिया, ये आपका क्या है, जर्मन स्पीकिंग एरिया है। अब बात करें तो इसके अंदर आपको एक ऑरेंज कलर का ये जो दिख रहा है स्मॉल सा एरिया, ये क्या है, सबसे बड़ी बात, राइट। ये जो ग्रीन में मैंने दिखाया है, ये इस कंट्री का कैपिटल सिटी है, इसका नाम है ब्रसेल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, तो आप इसको कह सकते हो ब्रसेल्स इसका कैपिटल है। अब दिक्कत ये है कि इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो एकदम ही उल्टा है। कंट्री में देखोगे तो आप कहोगे कि भाई डच स्पीकिंग की मेजॉरिटी है, राइट। आप बोलोगे भाई डच स्पीकिंग की मेजॉरिटी है, लेकिन अगर आप कैपिटल का देखोगे एथनिक कंपोजिशन, देन आप एकदम ब्लोन अवे हो जाओगे, क्योंकि कैपिटल में जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग की मेजॉरिटी है और डच स्पीकिंग की माइनॉरिटी है। लाइक 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच स्पीकिंग है, और यही डिफरेंसेस इनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। कैसे, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो अपनी माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो तो भाई रिच है और पावरफुल है, ऐसा होता ही है। माइनॉरिटी का जो सेक्शन होता है वो हमेशा रिच और पावरफुल होता है। सेम वैसा ही केस हमारे बेल्जियम में था, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी कि भाई ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, इनकी ये जो रिच और पावरफुल कैरेक्टर था ना, इससे भाई डच स्पीकिंग लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। क्यों? उन्हें इसलिए दिक्कत होती थी कि भाई देखो, आपका जो ब्रसेल्स कैपिटल है, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो डच स्पीकिंग लोग थे वो अपने पूरे देश में तो मेजॉरिटी लेके बैठे हैं, लेकिन उन्हें कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी लेके पड़ी है। तो वो ये नहीं चाहते थे, वो बस इतना चाहते थे कि भाई उनको भी इक्वल राइट्स मिले, उनको भी इक्वल मतलब बेसिकली वेल्थ शेयर हो, उनके लिए भी इक्वल पावरफुलनेस मिले। लाइक ऐसा नहीं हो कि भाई सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग ही इंजॉय करते रहे और हमारी डच स्पीकिंग जो है वो बस अपनी पॉवर्टी में ज़िंदगी बिता दे। तो इसी की वजह से इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत लड़ाई भी हुई थी। 1950s और 1960s में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, और सबसे ज़्यादा एक्यूट क्यों थी, मतलब सबसे ज़्यादा जो मेजरली कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी ब्रसेल्स में। और ऐसा क्यों है, इसका आपको रीज़न पता चल चुका है, बिकॉज ऑफ द एथनिक कंपोजिशन। अब इसको एड्रेस कैसे किया, सबसे बड़ी बात, इनकी जो बेसिकली सरकार थी, उन्होंने इसको कैसे एड्रेस किया। तो उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये उनकी पॉलिसी थी जिसके ज़रिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लड़ा। तो क्या उन्होंने किया, बेल्जियन लीडर्स भाई बहुत होशियार थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को कोप अप किया। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये पहचाना कि हमारी कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। सबसे पहली बात तो हमें पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि दिक्कत है तो है क्या। आधे लोगों को तो यही पता नहीं होता कि कंट्री में दिक्कत क्या है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एड्रेस किया। उन्होंने सबसे पहले तो ये पहचाना कि कंट्री में दिक्कत क्या है, और फिर उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, ताकि उनके जो लोग हैं वो आराम से रह सकें, पीसफुली रह सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इसी की हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो बेल्जियन मॉडल के 4 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है। ये 4 पॉइंट्स आप लिख के आओगे, इसमें एक आध लाइन और जोड़ दोगे अपनी अलग से, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या रूल बनाया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, ध्यान देना, नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स है वो इक्वल रहेगा। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। अब हर देश की अपनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि नहीं होती है, राइट, हर किसी की अपनी गवर्नमेंट होती है। तो उसमें उन्होंने ये रूल बनाया कि अगर हमारी डच स्पीकिंग कम्युनिटी के 50 मेंबर्स हैं, मतलब 50 मेंबर्स हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो फ्रेंच स्पीकिंग के भी 50 ही होंगे, ना एक ज़्यादा ना एक कम। मतलब ना 49 हो सकते हैं और ना 51 हो सकते हैं, दोनों ही कट आउट है। 50 तो 50 ही, मतलब इक्वल बना दिया। और ये उन्होंने क्यों किया? ताकि जो डिसीजंस हैं, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, डिसीजंस बनाना, वो अकेले ना ले पाए, यूनिलैटरली ना ले पाए। अब यूनिलैटरली का मतलब क्या होता है? लेट्स मैं मान लेता हूँ कि हमारे जो कौन से थे, डच स्पीकिंग, मैं मान लेता हूँ कि डच स्पीकिंग की जो हमारे मिनिस्टर्स थे वो 49 थे, और जो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग थे वो हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास थे 51। अब उन्होंने एक रूल पास कराया, वो किसके फेवर में था? फ्रेंच के फेवर में था। तो जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन सब ने अपना एक रूल बना लिया, मतलब एक बेसिकली बिल पास किया अपनी उसमें पार्लियामेंट में, और ये उनके सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच के फ़ायदे में था और सिर्फ डच के लिए नुकसानदायक ही था। तो क्या होगा, 51 जो लोग थे वो तो आराम से वोट कर देंगे, और 51% से क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी। और सिंस रूल में मेजॉरिटी हो जाएगी, वो रूल अप्लाई भी हो जाएगा, और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो इस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए उन्होंने इसको इक्वल कर दिया। सेकेंडली इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, अब हमने ये डिस्कस कर लिया ना कि दो रीजन्स थे, आपके पास एक फ्लेमिश रीजन है और आपका दूसरे पास वलोनिया रीजन है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि इन दोनों की अपनी अलग से गवर्नमेंट होगी, उसको उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का नाम दिया। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो इन दोनों की रीजन्स की अलग अलग होगी। और इनमें भी एक बहुत अच्छी बात थी, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जोर इनके ऊपर रहेगा, ये अपने आप में सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट मतलब उनके नीचे नहीं है। इनके यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट एकदम इंडिपेंडेंट है और सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब इनके अंदर झुक के नहीं रहती, ये अपने काम करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें मजबूर नहीं कर सकती कुछ भी कराने के लिए, राइट। तो ये इनकी एक और अच्छी बात थी कि सबऑर्डिनेशन नहीं है। देन थर्डली इन्होंने एक चीज़ और निकाली विच इज़ ब्रुसेल्स का प्रॉब्लम। आपको याद है ना, ब्रुसेल्स में यार एकदम ही उल्टा हो गया था, तो उन्होंने ब्रुसेल्स के लिए भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, ठीक है, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगी। मतलब अगेन इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे, ना एक ज़्यादा ना एक कम, ठीक है। एट द लास्ट पॉइंट जो है वो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस मॉडल में। क्या होता है कि देखो, आपको इतना याद है ना कि इसमें दो टाइप्स के आपके पास लोग थे। कौन से थे? डच स्पीकिंग है आपके पास और आपके पास फ्रेंच स्पीकिंग है। और इनमें डिफरेंस किसके ऊपर बेस्ड है? एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड है, राइट। एथनिक डिफरेंसेस ही तो हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कल्चर के बारे में। उन्होंने क्या किया, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। दो टाइप्स कौन से थे? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई थी और स्टेट गवर्नमेंट हो गई थी। ये आपकी दो टाइप्स हो गए थे। जो तीसरा टाइप था वो है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट का। ये जो तीसरा टाइप है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। और ये बना किसके बेसिस पे है? लैंग्वेज कम्युनिटी के बेसिस पे। अब देखोगे ये डच और फ्रेंच जो है ये आपके किसके ऊपर बेस्ड है? बेसिकली ये बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर ही तो बेस्ड है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ और कॉन्सेप्ट है। तो ये जो लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं इन्होंने इनकी अलग अलग गवर्नमेंट बना दी। मतलब बेसिकली जो डच स्पीकिंग लोग हैं, डच स्पीकिंग लोग की अलग गवर्नमेंट है, फ्रेंच स्पीकिंग की अलग गवर्नमेंट है, और इनको कहा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें इनके पास पावर किसके ऊपर होती है? इनके पास ऐसी पावर होती है, इनके कल्चरल, इनके एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जितने भी होते हैं उनके ऊपर इनके पास पावर रहती है। अब जैसे मान लो हमारा जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, अब मैं मान लेता हूँ, लेट्स से मैं ये कलर ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। अब इनको अपनी टेक्स्ट बुक्स लेनी है, उसमें इन्हें अपने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स डालने हैं, अपना कुछ भी डालना है, तो उसमें इनके पास राइट है कि ये कर सकते हैं। इन्हें ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत है। ये अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। हाँ, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनसे नहीं कर पाएंगे, कि जैसे कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हो गए उनके ऊपर इनकी कोई भी मतलब पावर नहीं चलेगी। इनकी पावर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइप के पीपल पे। और ये इस बेल्जियम मॉडल की सबसे बड़ी खास बात थी। और देखा जाए तो ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भले ही लग सकता है, बट दैट्स ओके, राइट। बेल्जियम मॉडल भले ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये जो अरेंजमेंट्स इन्होंने बनाई हैं ये अभी तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आई हैं। और इसकी वजह से इनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रही है। और ये एक रीज़न भी हो सकता है कि जब हमारा यूरोपियन यूनियन बना था, बेसिकली यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर अपना एक यूनियन बनाया था। उसमें जब वो बना था तो उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर्स थे वो ब्रसेल्स में सेटअप किए थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है और ये बेल्जियम में है। और ये क्यों है? अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही एक लौता रीज़न है, बट हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक रीज़न हो सकता है। अब दूसरी तरफ हम कंट्री की बात करेंगे, वो है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका का तो भाई एकदम ही उल्टा काम है, इन्होंने तो भाई सही में अपने देश का ही बैंड बजा लिया। आइलैंड नेशन है सबसे बड़ी बात। आइलैंड नेशन मतलब कि ये चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है। हमारा जो बेल्जियम था वो तो एक लैंडलॉक कंट्री था, लेकिन ये क्या है? आइलैंड नेशन है। दैट मीन्स इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में, ये जो डॉट सी बनी है आपका पानी है। और कहाँ पर है? ये हमारे तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पे है। ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगेन इसके अंदर भी डाइवर्स पॉपुलेशन है और एथनिक वेरिएशंस हैं। अगेन सेम वही कल्चर के ऊपर एथनिक वेरिएशन। अब इसके अंदर सोशल ग्रुप्स बने हैं। कैसे कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3 सोशल ग्रुप्स हैं मेजरली। 74% जो हैं वो तो है सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। और ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो सिन्हाला स्पीकर्स फॉलो करते हैं। अब सिन्हाला एक लैंग्वेज है, जैसे आपकी डच थी, फ्रेंच थी, वैसे ही सिन्हाला एक लैंग्वेज है। ये श्रीलंका की प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है। प्रीडोमिनेंट मतलब ये शुरू से यहाँ पर रही है। बाद में जैसे कि अब तमिल स्पीकर्स हैं वो बाद में आए हैं, लेकिन जो हमारे सिन्हाला है वो शुरू से रहे हैं। बट नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो वो है 18% तमिल स्पीकर्स, ठीक है। अब इसमें से जो 5% है, 5% जो है वो तो इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है।
और जो बाकी के 13% हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं। अब ये इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स में अंतर क्या है, पहले तो आपको यही बता देता हूँ। देखो, जो श्रीलंकन तमिल्स है वो तो यहाँ पर शुरू से ही अपने इसमें देश में वो रही हैं। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जिनको जैसे कि ब्रिटिश ने ट्रांसपोर्ट कर दिया था श्रीलंका के अंदर। अब जैसा कि आप जानते हो ब्रिटिश को तो भाई टी प्लांटेशंस, मतलब टी एक उनकी कैश क्रॉप थी। कैश क्रॉप मतलब उनसे वो खूब पैसा कमाते थे। तो वो क्या चाहते थे कि टी की प्रोडक्शन बढ़ती चले जाए। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया से बहुत सारे तमिल लोगों को इस श्रीलंका में भेजा था काई के लिए, ताकि वो यहाँ पर आके लेबर का रोल निभाएं और टी ग्रो करें। अब आप जानते हो टी जो है वो एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। लेबर इंटेंसिव मतलब वो लेबर मांगती है, उसको अगर प्रोडक्शन उसका करना है तो उसके लिए उसको लेबर चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। ये तो खैर हम एग्रीकल्चर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर इसलिए उन्होंने इंडियन तमिल्स को यहाँ पर बुलाया था और फिर वो यहीं पर सेटल हो गए। ये जो इंडियन तमिल्स थे वो यहीं सेटल हो गए और फिर इनकी जनरेशन से यहाँ पर आके इंडियन तमिल्स बन गई, तो इन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है। एंड जो आखिरी है 7% जो बचता है, वो दोनों ही है बेसिकली। वो तमिल भी बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं, लेकिन ये क्रिश्चियंस हैं। डिफरेंस किस बात के ऊपर है? क्रिश्चियंस के ऊपर। ये क्रिश्चियंस लोग हैं, ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अब इधर की जो दिक्कत थी वो है इधर की मेजॉरिटेरियनिज्म। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई ये मेजॉरिटेरियनिज्म किस चिड़िया का। मेजॉरिटेरियनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये एक बेसिकली प्रैक्टिस है, एक ऐसा बिलीफ है, मतलब एक ऐसा माइंडसेट है जिसके अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने आप को ये समझती है कि वो कंट्री को रूल करे। बेसिकली वो बन जाए सुप्रीम पावर। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। अब हर कंट्री के अंदर, जैसे मान लो मैं एक कंट्री मान लेता हूँ, इसके अंदर हमारे पास 90% कम्युनिटी ए है और 10% जो है वो कम्युनिटी बी है। ठीक है, अब जो 90% है वो समझेगी कि भाई ये देश अपना ही है, अपन ही चलाएंगे। वही दूसरी तरफ जो 10% है वो बेचारी क्या करे, वो कुछ कर भी तो नहीं सकती। क्यों? ये जो आपकी मेजरली है ये तो इनको दबा लेगी अपने अंदर। तो जब ये 90% अपनी ताकत का मतलब बेसिकली प्रदर्शन करे, अपने हिसाब से कंट्री चलाए, ना फर्क पड़े कि भाई क्या इन बेचारे 10% के साथ हो रहा है, 10% की कोई परवाह ही नहीं है इन लोगों को, तब हम उसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार श्रीलंका में आखिरकार बेसिकली हुआ क्या। कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जब श्रीलंका बात करते हैं उस समय की जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तभी श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। जैसा कि आप जानते हो कि जैसे इंडिया अगर कॉलोनियलिज्म के अंडर था तो श्रीलंका भी था। ये सभी हमारी कॉलोनियल कंट्रीज रह चुकी हैं। तो हुआ क्या था कि श्रीलंका भी एक बेसिकली ब्रिटिश डोमिनेटेड कंट्री थी। उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, अपने को 1947 में मिल गई, उसके एक साल बाद ही इनको भी मिल गई थी। इन्होंने भाई बहुत बड़ी दिक्कत करी, इन्होंने एक के बाद एक मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स को यूज़ किया। काहे के लिए? ताकि ये सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर सकें। सबसे पहली बात, इस बात में सबसे जो बेसिकली आयरॉनिकल बात है, मतलब एकदम ही इसके विपरीत जाती है, वो है ये कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी है तो मतलब गारंटी ही है कि सबका भला होगा। ऐसी डेमोक्रेसीज भी होती हैं जहाँ पर ये चीज़ें भी होती हैं। तो हुआ क्या, जैसे ये इंडिपेंडेंट हुए, इनकी जो सिनाला मेजॉरिटी थी, इन्हें देखो अब मेजॉरिटी है तो गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेक भी उन्हीं का ही होगा। अब जिसका ज़्यादा शेयर होता है गवर्नमेंट में वही तो ज़्यादा रूल्स इस्टेब्लिश कर पाएगा। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कितने परसेंटेज थे, 74% हमारे पास किसके थे, सिनाला के। अब गवर्नमेंट में अगर मान लो कि मैं अप्रॉक्सीमेटली इनका 50% भी मान लूँ गवर्नमेंट में, तो अभी तो इनकी मेजॉरिटी बन जाती है ना। बाकी क्यों, बाकी में आपके पास वो भी तो है, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन अपने यहाँ पर ये सिनाला स्पीकर्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। तो उन्होंने वही किया, अपनी जो सुप्रीमेसी उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया और एक के बाद एक मेजॉरिटेरियन मेजर्स को लेना शुरू कर दिया। 1956 में इन्होंने सबसे पहला काम किया वो था, इन्होंने सिनाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला है। अपने इंडिया में आप देखोगे तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ये दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। मतलब हम दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही बोल दिया कि भाई ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यही हमारी नेशनल लैंग्वेज है। क्योंकि भाई अगर आप देखो तो इंडिया में तो किसी की लैंग्वेज मलयालम है, किसी की तमिल है, किसी की तेलुगु है। आई नो तमिल और तेलुगु एक ही बात हो गई, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिनाला को इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सो नेक्स्टली इन्होंने फिर क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज वो पॉलिसीज होते हैं जिसमें हम किसी एक कम्युनिटी को फेवर करते हैं।
इन्होंने जो इनके सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, बेसिकली जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे, इन्होंने उनकी मदद की। किस लिए? यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब उन्होंने एक कंडीशन बना दी, एक बेसिकली पॉलिसीज ऐसी बनाई ताकि जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं, बेसिकली जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स आसानी से मिल जाएं। वहीं दूसरी तरफ जो तमिल लोग हैं, उनको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़े। उन्होंने उनका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि जो स्टेट, बेसिकली जो कंट्री है, स्टेट मतलब कंट्री हो गया, वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करे और फॉस्टर करे। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, फॉस्टर मतलब उसको बेसिकली यूज़ करे, उसको बुद्धिज़्म को बेसिकली अडॉप्ट करे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मतलब बुद्धिज़्म ही सुप्रीम रिलीजन वहाँ का बन जाए। और क्यों? क्योंकि सिनाला स्पीकिंग लोगों की जो रिलीजन थी वो क्या थी? बुद्धिज़्म थी। इसलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टिपुलेट करवा दिया कि स्टेट को बुद्धिज़्म प्रोटेक्ट भी करना है और फॉस्टर भी करना है। तो ये उनकी दिक्कत थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी वजह से अब रिजल्ट क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेन कर गए। स्ट्रेन मतलब उनके बीच में तनाव पैदा होने लगा। एंड ये बात ऑब्वियस ही है, अगर आप एक कम्युनिटी को इतना परेशान करोगे तो दूसरी कम्युनिटी क्या करेगी? बैठ के देखती रहेगी? ऑब्वियसली नहीं ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स जो भी थे उन्होंने भी कुछ किया। उन्होंने पार्टीज़ करी, स्ट्रगल्स बनाए, बेसिकली पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल्स बनाए। किस लिए? अपनी जो तमिल है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज मिल जाए। अब बेसिकली अगर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, अब देखो आपको लगता होगा कि अरे भाई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो क्या हो गया, अपने आप से बोलते रहो ना, दिक्कत क्या है? तो मैं बताता हूँ दिक्कत है क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज का सबसे पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज का रोल क्या है। अगर किसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या थी, सिन्हाला थी, राइट? तो अगर जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे सिन्हाला बन गई, तो अगर उस कंट्री में कोई गवर्नमेंट जॉब निकालनी होगी उन्हें, या फिर कोई यूनिवर्सिटी पोजीशन, जैसे कि अभी हमने दो बात भी करी थी, जैसे अगर की कोई गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर एप्लीकेशन किसी भी चीज़ की हो गई, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसी लैंग्वेज में निकलेगी, सिन्हाला लैंग्वेज में ही निकलेगी। अब तमिल लोगों की आप नज़रिए से देखो, उन्हें सिन्हाला लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो भाई फिर तो उनके लिए ये कुछ रहा ही नहीं। ना तो वो गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर पाएंगे, ना वो कहीं यूनिवर्सिटी पोजीशंस ले पाएंगे, ना वो अपने लिए हायर एजुकेशन अवेल कर पाएंगे। तो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है। सेकेंडली, वो चाहते थे उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाए। रीजनल ऑटोनॉमी, अब जैसे कि आप उनके मैप पे देखो, इसमें जो आपका ये साइड साइड से एरिया है, ये जो अभी ऑरेंज कलर में है, और ये जो येलो कलर है ये तो आपका कौन सा हो गया? आपका बेसिकली सिनाला हो गया। सिनाला जो है वो येलो में है, और ये जो आपके बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा मरून कलर में है, ये आपके क्रिश्चियन लोग हो गए। लेकिन ये जो आइलैंड पे हैं, बेसिकली अब मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ब्लू से। और जैसे कि ये जो हमारे आइलैंड पे है, जी हमारा ऑरेंज कलर है और ये इधर है, ये जो है ये हमारे तमिल स्पीकर्स हैं। तो इन्होंने ये बोला कि हमारे ये जो इतने एरियाज़ हैं ईस्टर्न पार्ट में और जो नॉर्दर्न पार्ट में, हमारे जितने भी एरियाज़ हैं, इन्हें आप हमें वापस कर दो। मतलब आप हमें इनमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब इसमें आप हमको फ्रीडम दे दो, इसमें हम अपनी गवर्नमेंट रन कर सकें और अपने तरीके से रह सकें, राइट? उन्होंने इतना मांगा, ये भी नहीं उन्हें मिला। उन्होंने इक्वालिटी मांगी, अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का के लिए मांगी ताकि उन्हें एजुकेशन और जॉब्स दोनों मिल सकें। ना तो हायर एजुकेशन अवेल कर पा रहे हैं, ना उन्हें जॉब्स मिल रही हैं। बेचारे करें तो करें क्या? हर किसी को तो अपना लाइवलीहुड एस्टैब्लिश करना ही है ना। तो उन्होंने बेसिकली इक्वालिटी मांगी, वो भी उन्हें नहीं मिली। 1980s तक ऐसी हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी जो कि एक सेपरेट तमिल ईलम मांग रही थी। अब ये ईलम वर्ड पे ध्यान देना, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है कि ईलम का मतलब होता क्या है। तो ईलम इज़ नथिंग, अरे यार यहाँ पे ट्रिपल ई हो गया। सो बेसिकली ईलम इज़ नथिंग बट अ स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट मांगा उन्होंने। ठीक है, एक जैसे कि कंट्री हो गई ना, वैसे ही आप मान लो एक स्टेट मांगा उन्होंने अपने लिए, उसको ईलम कहते हैं तमिल में। तो कहाँ पर मांगा? नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लोग रहते थे, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया भी। तो उन्होंने सिर्फ इतना मांगा, भाई ये भी नहीं मिला। और यही दिक्कत थी, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स बढ़ते ही रहे। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो सिन्हाला हो चुकी थी, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था, उन्हें तो बस सिन्हाला सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करनी है। इसी वजह से ये जो दिक्कतें थी ये धीरे धीरे करके सिविल वॉर में बदल गई। अब सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर वो होता है जिसमें कंट्री के सिविलियंस ही आपस में लड़ने पे उतर आए। एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर ही जब सिटीजन्स आपस में लड़ने पर उतर आए, तब उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। और ये कभी कभी इतनी इंटेंस हो जाती है, इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमें इसे एज अ वॉर रेफर करना पड़ता है। अब जैसे कि हमारा श्रीलंका है, इसके अंदर जैसे कि हमारे सिन्हाला थे और तमिल्स थे, ठीक है, इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो पड़ी और इतनी ज़ोर से हुई कि एक वॉर की तरह, एक वॉर में बदल गई, और इसको हम कहते हैं सिविल वॉर।
अब आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है वो भी समझ लो फिर। और देखा जाए तो आप इसके रिजल्ट में एक्सपेक्ट भी क्या करोगे। ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड मेनी पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। हजारों की तादाद में लोग मारे गए एंड बहुत से लोगों को तो ऑब्वियसली बात है अब भाई मरने के लिए तो नहीं रहेंगे, उन्हें कंट्री को छोड़ना पड़ा एज रेफ्यूजीज। और कहाँ पर आए, वो आए तमिलनाडु में एज रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज मतलब बेसिकली कंट्री से जब कोई भाग कर आता है अपनी जान बचाने के लिए तब उनको हम रेफ्यूजीज मानते हैं। बेसिकली शरणार्थी कहते हैं हिंदी में, जिनको हम बेसिकली सपोर्ट देते हैं, उन्हें हम रहने की जगह देते हैं अपनी कंट्री में। इसी की वजह से अब भाई सिविल वॉर हो गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स हुई अपने सोशल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में एंड इकोनॉमिक लाइफ में। तीनों ही प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी। इनकी इकोनॉमिक मतलब बेसिकली इनकी जो कंट्री की इकोनॉमी थी उसको भी एक मेजर सेटबैक मिला, सोशल लाइफ को भी मिला, और कल्चर की तो भाई क्या बैंड बजाई इनसे, अब क्या ही कहें। और ये कब एंड हुआ, जो सिविल वॉर था ये 2009 में एंड हो गया, पर अगेन प्रॉब्लम तो वही थी। तो अब हमें ये समझना है कि आखिरकार दिक्कत थी क्या जो ऐसा हुआ। कंक्लूजन क्या है इसमें से, हमने दोनों कंट्रीज़ के बारे में जो पढ़ा इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। तो देखो बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमें कंट्री की यूनिटी को एस्टैब्लिश करना है, अगर हमें उसको बनाए रखना है, तो वो तभी हो सकता है जब हम हर एक इंसान की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को बेसिकली रिस्पेक्ट करें, राइट। हर कम्युनिटी की हम रिस्पेक्ट करें, हर रीजन की रिस्पेक्ट करें। और इसी रियलाइजेशन की वजह से आज उनकी जो गवर्नमेंट है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल है। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मतलब दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार है। किस लिए, शेयरिंग पावर। मतलब डच स्पीकिंग कम्युनिटी ये नहीं बोलती कि भाई फ्रेंच को पावर मत दो, और ना फ्रेंच बोलती है कि डच को पावर ना दो। मतलब दोनों कम्युनिटीज आखिरकार साथ में शांति से रह तो रही हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म अपनाया और इसकी वजह से इन्होंने अपनी कंट्री की यूनिटी को ही बलि चढ़ा दिया। एक कोट है, टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रुइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हर एक वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। टायरानी मतलब मनमानी। अब मैं मान लेता हूँ, इसको वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। अगर मेजॉरिटी की मनमानी चलती जा रही है, मेजॉरिटी अपनी मनमानी कर रही है, और वो किसके लिए ऑप्रेसिव है, ऑप्रेसिव मतलब किसी के लिए घातक, मतलब किसी के लिए बुरी। अगर वो माइनॉरिटी के लिए बुरी है, मतलब मेजॉरिटी की मनमानी अगर माइनॉरिटी के लिए बुरी है, तो वो हम मतलब ऐसा होता है कि वो अपने लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। इट ऑफन ब्रिंग्स रुइन टू द मेजॉरिटी एज वेल, अपने लिए भी आफत बुला लेती है। ऐसा हुआ, क्या हुआ, सिनाला स्पीकर्स को क्या मिल गया, कुछ नहीं, उनकी भी। अब ऐसा बताओ, तमिल लोग मरे तो क्या सिनाला लोग नहीं मरे, सिनाला लोग भी गए, उनका कल्चर भी गया, उनकी इकोनॉमी को सेटबैक मिला। एज अ होल कंट्री तो प्रॉब्लम हुई ना उनको, तो इसको भी हमें मानना पड़ेगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें इतना तो समझ आ गया कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम पावर को बांटते हैं। अब मैं दोनों का एग्जांपल अगेन लेता हूँ। हमारे यहाँ जो क्या हुआ था, बेल्जियम की अगर आप बात करोगे तो बेल्जियम में पावर बांटी गई थी, किन के बीच में, उनकी कम्युनिटीज़ के बीच में बांटी गई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डच स्पीकिंग को पावर दी, उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग को पावर दी, उन्होंने जर्मन स्पीकिंग को भी दी। और किस किस एरियाज़ में दी, उनको अपनी कम्युनिटी में दी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में दी, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में दी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हमारे श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने तो भाई पावर को अपने पास रखा, उन्होंने सिन्हाला लोगों के पास ही रहने दिया। उन्होंने अगर वो तमिल के साथ शेयर कर लेते तो सिविल वॉर नहीं होता, उनको इतनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। तो इससे हमें इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि आखिरकार नीड क्या है पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल बेसिकली। तो देखो इसके दो रीजंस हैं। अगेन ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना। आई गेस 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का तो आ ही जाता है। तो देखो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके दो रीजंस हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन है, एक मॉरल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन मतलब जो बेसिकली फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और मॉरल रीजन मतलब जो बेसिकली इंट्यूशन के ऊपर, मतलब बेसिकली हमारी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। होता नहीं है इमोशंस के ऊपर बेस्ड होना, ये हमारे इमोशंस के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। अब प्रूडेंशियल रीजंस की बात करें तो सबसे पहली बात गुड क्यों है, सबसे पहली बात तो कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। अब आप बेल्जियम में देखोगे उन्होंने पावर शेयरिंग करी, पावर को बांटा, इससे क्या हुआ, उनके जो सोशल ग्रुप्स थे, उनके जो एथनिक ग्रुप्स थे, उनमें जो लड़ाइयाँ थी वो तो नहीं हुई ना उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब अब जैसे कि मान लो कि अगर हमारी देश की सरकार ही स्टेबल नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तमिलनाडु में आप देखोगे, तमिलनाडु नहीं, श्रीलंका में आप देखोगे उनकी गवर्नमेंट ही ऐसी थी कि उन्होंने अपने लिए ही प्रॉब्लम बढ़ा ली, राइट।
उनकी गवर्नमेंट, अब देख बात बताओ, सिविल वॉर हो रहा है तो क्या गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो यही दिक्कत होती है। पोटेंशियल रीजन में हमारे पास यही है कि पॉलिटिकल ऑर्डर भी बना रहता है और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता सोशल ग्रुप्स के बीच में। मॉरल रीजन की बात करूं तो देखो, पावर शेयरिंग तो भाई स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं हम? डेमोक्रेसी में पावर बांटना ही होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो बेसिकली उन्हें तो अपने लोगों का ही भला करना है ना। अब उन्होंने ये तो बोला नहीं था कि भाई सिर्फ सिनाला का भला करना और तमिल को छोड़ देना, ऐसा नहीं है। हमें हर एक का वेलफेयर देखना पड़ता है। यही स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, यही उसकी आत्मा है। ठीक है, डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये हक है कि उन्हें पता चले कि उन्हें कौन कंसल्ट करेगा और वो कैसे चाहते हैं अपने आप को कंसल्ट कराना। एक लेजिटिमेट मतलब जायज़ गवर्नमेंट वही है जहाँ पर सिटीजन्स के पास स्टेक है सिस्टम में। इसका क्या मतलब हुआ कि वो भी अपनी गवर्नमेंट में अपना एक रोल निभा पाएँ। ठीक है, उन्हें भी ये वॉइस मिले, उन्हें भी अधिकार मिले अपनी गवर्नमेंट में बेसिकली डिसीजंस बनाने का। अगर मैं यहाँ पे 1% भी लेके बैठा हूँ तो मेरे को वो राइट है कि मैं अपने लिए डिसीजंस बनाऊँ। जैसे कि अगर हम बेल्जियम की बात करें तो उधर जर्मन स्पीकिंग का 1% था, तो उन्हें राइट तो मिल गया कि वो अपने लिए कर सकें, राइट। वो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में तो हमारे भाई जो तमिल थे उनको भी नहीं मिला राइट। अगर वो क्रिश्चियंस की बात करें फिर तो बात ही अलग है, उन्हें तो भाई बिल्कुल ही नकार दिया। हालांकि उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितनी तमिल को हुई थी, बट स्टिल बात वही है, हमारी चाहे माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, हर किसी का हक है सिस्टम में, हर किसी का रोल है सिस्टम में। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तो देखो, आज से कुछ सालों पहले ये माना जाता था कि भाई पावर को बांटना गलत है, मतलब नहीं बांटनी चाहिए। अब क्यों नहीं बांटनी चाहिए वो भी बता देते हैं। उन्हें यह लगता था कि अगर गवर्नमेंट की पावर अगर हम बांटेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो क्विक डिसीजंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। उन्हें लगता था कि सिर्फ एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथों में पावर होनी चाहिए, या फिर डिक्टेटरशिप मान लो एक तरीके से। लेकिन उन्हें ये लगता था कि अगर भाई पावर को हम बांट देंगे, डिस्पर्स मतलब बांट देंगे, तो फिर इससे जो क्विक डिसीजंस लेने की ताकत है और वो खत्म हो जाएगी। अब देखो, एक पर्सन है या फिर एक, जैसे मान लो 5 लोगों का एक ग्रुप है, तो इनके पास क्या है, आपस में बातचीत कर लेंगे और ये हो गया डिसीजन। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो भाई उन्हें तो पूरे हाउस से, अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट है, पहले लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए, फिर राज्यसभा में मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। कोई भी अगर लॉ बनाना है तो डिसीजन लेने के लिए भी कितना टाइम लग जाता है। और ये बेसिकली एक, आप इसको एज अ एडवांटेज भी ले सकते हो, एज अ डिसएडवांटेज भी ले सकते हो। एडवांटेज कैसे? अब देखो, अगर उस पर इतने देर तक बात हुई है, इतने समय तक अगर उसके ऊपर बात हुई है, तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उस रीजंस को बेसिकली हमने उस लॉ को हर स्टेप पे इन्हांस किया है, उसको बेटर बनाया है। लेकिन अगर एक ही बार में लेके दे दिया, फिर अगर हमें बाद में रियलाइज हुआ कि अरे भाई ये तो हमने गलत कर दिया, फिर क्या करोगे? फिर तो टाइम निकल गया ना। तो इसको आप ऐसा डिसएडवांटेज भी ले सकते हो और एडवांटेज भी ले सकते हो, राइट। तो ये पहले माना जाता था, लेकिन अब आज की अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो आज की डेमोक्रेसी में हम क्या मानते हैं कि पीपल खुद को रूल करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन मतलब वो अपने मेथड से अपने आप को गवर्न करेंगे। सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल है। उनका क्या मानना है कि हर एक ग्रुप, चाहे कितने भी ग्रुप्स हो, करोड़ों ग्रुप है, करोड़ों ग्रुप्स को हम पावर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको वो पावर और रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है, बिकॉज दे डिजर्व इट। हर एक इंसान का रोल है हमारी डेमोक्रेसी में। उनका मानना ये है कि पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट एज मैनी एज सिटीजन्स एज पॉसिबल, मतलब जितने लोग हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, सबका वॉइस होना चाहिए, ऐसा मानना है आज की डेमोक्रेसी का। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कितने फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एग्जाम्पल्स तो खैर देते ही चलेंगे। देखो, इसमें क्या होता है कि हम पावर को शेयर करते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? अब जैसे मान लो हमारे पास गवर्नमेंट है, ठीक है। आप गवर्नमेंट से क्या समझते हो? गवर्नमेंट मतलब क्या कोई इंसान है जो अकेले सारा काम कर लेगा? नहीं ना। गवर्नमेंट एक बेसिकली बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम इनको 3 बॉडीज़ में बांट देते हैं, ठीक है। एक जो लॉ बनाती है, जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो हमारे यहाँ तो लेजिस्लेचर है। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हर एक जगह सेम ही हो, तो मैं मान लेता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक जो लॉ बनाती है, दूसरा जो देश चलाती है, राइट। एक सेकेंड।
एक जो देश चलाती है और इन लॉ को पास करवाती है। क्यों? एग्जीक्यूटिव में हमारा प्रेसिडेंट आता है, और प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं देगा तो भाई लॉ कैसे पास होगा। थर्डली, जो हमारे इन राइट्स की रक्षा करती है, जुडिशियरी, जो हमारे राइट्स की रक्षा करती है और इन सबको ध्यान में रखती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी रक्षा करती है जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव देश चलाता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 बॉडीज़ हैं। अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि भाई अगर इनमें से एक भी ऑर्गन हट जाएगा तो प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगी। क्यों? अब मान लो कि अगर मैं यहाँ से पहले एग्जीक्यूटिव हटा देता हूँ, मैंने एग्जीक्यूटिव को हटा दिया, मैंने बोला भाई एग्जीक्यूटिव तू हट यहाँ से, तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भाई देश का डे टू डे मैनेजमेंट कौन करेगा, राइट? कौन करेगा? और अगर लेजिस्लेचर को लॉ बनाना है, अगर उन्होंने अपने हाउस में अगर इसे अप्रूव कर लिया, और हाउस में जैसे मान लो कि एक मेजॉरिटी थी वो गलत डिसीजन ले रही थी, मेजॉरिटी, ऐसा हो सकता है ना कि मेजॉरिटी भी गलत हो, तो फिर इसको कौन देखेगा? एग्जीक्यूटिव तो है नहीं है, उन्होंने अपना लॉ बनाया, वो पास हो गया, तो इससे यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव का महत्व समझ आता है। अगर मैं जुडिशरी को हटा दूँ तो भाई हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे लॉज की रक्षा कौन करेगा? अब जैसे कल को मान लो, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना? अगर मान लो कि कल को हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया कि भाई नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं मिलेगी तुम्हें, तो हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाओगे, राइट? क्योंकि ये दोनों तो बना के बैठे हैं अपना आपस में टाई, इन लोगों से तो नहीं बोल पाओगे। तो जुडिशरी जो हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है उसी के पास तो जा सकते हो, तो यहाँ से हमें इसकी नीड समझ आती है। एंड थर्डली, लेजिस्लेचर की बात करूँ तो लेजिस्लेचर नहीं होगा तो भाई लॉ कौन बनाएगा? है ना? लॉ बनाने का काम भी तो देना है। एग्जीक्यूटिव देश संभालेगा या फिर लॉ बनाएगा? जुडिशरी लोगों की रक्षा करेगा या फिर लॉ बनाएगा? तो मतलब हर एक का रोल है, ठीक है, हर एक का अपना अपना रोल है। तो 3 ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में विभाजित किया जाता है। मतलब रोल्स डिफाइंड है, एक गवर्नमेंट चलाएगा, एक लॉ बनाएगा और एक उनकी प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है। सेकेंडली, हमें ये पावर देता है कि जो जितने भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे हैं, मतलब जितने भी काम कर रहे हैं, इन सबको एक अधिकार मिलता है कि ये सारे के सारे एक सेम लेवल पे काम करेंगे और अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। अब जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में लिया था, एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो लेजिस्लेचर है, हमारे पास और एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, ये तीनों आपस में बेसिकली बराबर ही तो हैं। ऐसा तो है नहीं है कि कोई एक दूसरे के नीचे है। क्या है, आप खुद बताओ? नहीं है ना, तीनों बराबर हैं। लेजिस्लेचर अगर लेजिस्लेचर ये मतलब रोल ही है हॉरिजॉन्टल में, तो ये तीनों एक लेवल पे काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। कैसे होता है? गवर्नमेंट के ऐसे 3 हिस्से हैं और ये तीनों के तीनों किस पे हैं? मतलब सेम लेवल पे हैं, और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब तीनों सेम लेवल पे होते हैं तब हम उसको हॉरिजॉन्टल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, इन सब के अपने अपने रोल हैं। मतलब इसका काम अगर लॉ बनाना है, इसका काम उसको अप्रूव कराना है, और मतलब गवर्नमेंट बेसिकली रन करना है कंट्री को, अप्रूव एंड रन। एंड इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, किसके? सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो इन तीनों के अलग अलग काम है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर कर रहा है क्या? मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, वो भी आपको समझाऊंगा, बट आप समझ गए कि तीनों के तीनों सेम है। मतलब तीनों एक ही लेवल पे हैं, ना कोई किसी से नीचे, ना कोई किसी से सबऑर्डिनेट है। ठीक है, और तीनों के काम अलग अलग हैं, हर किसी का आपस में मतलब सेम मैच नहीं कर रहा। एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ठीक है, सेम लेवल पे डिफरेंट पावर्स। और इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है, राइट? आपके दिमाग में ये बात तो आई रही होगी कि भाई फ़ायदा क्या है। तो देखो, इससे फ़ायदा ये है कि किसी एक ऑर्गन को हम सुप्रीम मेजॉरिटी नहीं दे देते, उसको हम ऐसा राइट ही नहीं दे देते कि भाई वो अनलिमिटेड पावर बना ले। हर एक ऑर्गन एक दूसरे को देखता रहता है, और इसकी वजह से एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब कैसे आ जाता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं अपने लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर हो गया, और जुडिशरी हो गया, और एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको इतना तो बता दिया कि तीनों के तीनों सेम लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, हर एक के अपने अपने काम डिफाइन है, और ये सारे के सारे एक दूसरे को देखते रहते हैं। कैसे देखते रहते हैं? अब जैसे मान लो हमारे ये जो लेजिस्लेचर है, इसने अगर कोई लॉ गलत बनाया है, अगर कोई लॉ मतलब अपनी सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा ऑर्गन इसको हेल्प करेगा? हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा और उस लॉ को देख लेगा। उसमें से एग्जीक्यूटिव में से प्रेसिडेंट आएगा, बोलेगा भाई कि ये लॉ गलत है, तो वो उसको बोल देगा कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट करो, और वापस लेजिस्लेचर को भेज देगा। तो इससे यहाँ पे लेजिस्लेचर की पावर को कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है। सेकेंडली, अगर हम बात करें, अब जैसे कि जुडिशरी की बात करते हैं, अगर जुडिशरी गलत करने लगे, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जुडिशरी कभी गलत कर नहीं सकती है, बिकॉज उसका काम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। बट स्टिल
अगर कोई वो गलत डिसीजन लेती है, देन अगेन हमारे पास लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा सके, राइट। उनका तो काम ही है लॉ बनाना। वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा देगी और उस डिसीजन के ऊपर, इसके ऊपर प्रेशर डालेगी जुडिशरी के ऊपर कि अगर ये डिसीजन गलत है तो भाई इसको दोबारा से देखो। मतलब ये तीनों एक दूसरे को बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस में रख सकते हैं, एक दूसरे को चेक कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता क्या है? चेक मतलब एक दूसरे को देखते रहना कि भाई तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बैलेंस मतलब कि पावर को बैलेंस करके रखना। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक ही मतलब रोल एक्सरसाइज करता जाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक की बात ही चलती रहेगी। अब यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि भाई लेजिस्लेचर कुछ भी कर लेगा, नहीं कर पाएगा। लॉ बना, उसका काम क्या है? लॉ बनाना। अगर वो लॉ गलत बनाएगा तो उसको एग्जीक्यूटिव रोक देगा। सिमिलरली जुडिशरी अगर गलत डिसीजन लेगा तो उसको एग्जीक्यूटिव देख लेगा, हमारा एग्जीक्यूटिव देख लेगा, राइट। अगर एग्जीक्यूटिव गलत करेगा तो उसको जुडिशरी देखेगा। क्यों? आप जैसे जानते हो, अगर हमारी कोई एग्जीक्यूटिव में जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई गलत काम करता है तो हमारी जुडिशरी के पास ही पावर है। अगर किसी ने पिटीशन डाल दी कि भाई इन्होंने ऐसा गलत किया, तो जुडिशरी क्या करेगी? उसको कोर्ट में लाएगी, कोर्ट में घसीटेगी। आप जानते नहीं हो जुडिशरी के पास कितनी पावर है। अगर हमारा प्रेसिडेंट कुछ गलत कर रहा है तो जुडिशरी उसे सस्पेंड भी करा सकती है, पावर है। तो बेसिकली जुडिशरी इसको देखती रहेगी। तो तीनों ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं और तीनों में से कोई भी सुप्रीम नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जरूर होता है पर वो अपने फील्ड में होता है, जुडिशरी फील्ड में ही होता है। मतलब तीनों में से कोई भी इकलौता ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी चला सकता है। तीनों को एक दूसरे के साथ ऐसे मैनेज करना पड़ता है और यही इस डेमोक्रेसी की जीत है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब अभी जो मैंने आपको बताया था इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब जैसे कि मिनिस्टर्स और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये पावर एक्सरसाइज करते हैं पर स्टिल उन्हें पार्लियामेंट में जवाबदारी होती है। कल को अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उन्हें अपोजिशन से सुनने को आ जाएगा। अपोजिशन बोल देगी कि भाई क्या कर रहे हो, उन्हें पार्लियामेंट में इसका जवाब देना पड़ेगा, या फिर स्टेट असेंबलीज। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके चल रहा हूँ, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में लो तो वहाँ पे स्टेट असेंबलीज हो जाती हैं। तो बेसिकली उनको ये राइट है कि वो पूछ सकते हैं। उनके पास अब जो हमारे मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट हैं उन्हें जवाबदारी है, उन्हें पार्लियामेंट में जवाबदारी है। सेकेंडली, जजेस जो हैं वो भले ही हमारा एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, लेकिन हमारे जो वो बेसिकली जो हमारे जजेस हैं उनके पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को जो है वो हम उसको पकड़ सकें, राइट। और एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है कि वो अपने जो लेजिस्लेचर के जो लॉ हैं उनको मैनेज कर सके कि कोई गलत लॉ नहीं बन जाए। तो बेसिकली सबके पास इक्वल पावर्स हैं और सबके सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके रखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। और आपका जो इसका सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसको फेडरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? वर्टिकल, वर्ड से मतलब समझाओ। वर्टिकल मतलब कैसा हो गया? ऐसा ना, ऐसे 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 हो गया, राइट। वर्टिकल का आप ये मतलब समझते हो। सेम ऐसा होता है। अब हमारे सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अभी जैसे हमारे इंडिया में हम देखो, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और उसके भी नीचे फिर आपकी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है। तो इस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो एक के नीचे एक, बेसिकली सब ऑर्डिनेट सिस्टम, एक के नीचे एक वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम तो आप समझ ही गए, फेडरलिज्म या फिर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है? एक जनरल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे देश के लिए होती है और उसके नीचे फिर प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल्स पे हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एटलीस्ट, जिसकी एक क्राइटेरिया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, एटलीस्ट 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जरूरी है। 2 टीयर्स मतलब बेसिकली 2 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक पूरे देश के लिए और फिर उसके अंडर में भी एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पावर मतलब एक फॉर्म लेके आपने मान लिया कि हमारी वर्टिकल है। आपको एटलीस्ट 2 टीयर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये सिस्टम कहाँ कहाँ फॉलो होता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो नहीं फॉलो होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखोगे तो भाई बतेरी कंट्रीज़ में मिलेगा, लेकिन जो हमारा वर्टिकल है वो ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं मिलता है। इंडिया में आप कह सकते हो हमारी पार्शली फेडरल कंट्री है, तो कह सकते हैं। अब अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे पास देखो गवर्नमेंट जो है वो हमारे एक पूरे देश के लिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली बता देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भाई ये है तो भाई तू यही कर, लोकल का काम ये है तो लोकल भाई तू यही कर, और स्टेट तेरा काम ये है तो स्टेट तू ये कर। मतलब तीनों के काम उसने बता के रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। अब इस सेम प्रिंसिपल को हम और लोअर लेवल पे ले जाते हैं, जैसे कि म्यूनसिपालिटी और पंचायत, बेसिकली आपकी लोकल गवर्नमेंट में आ गई ये सारी। इस चैप्टर को हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आप बेसिकली गॉट एन आइडिया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको समझ आ गया कि क्या है, मतलब एक के नीचे एक सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट। थर्ड के बारे में बात करें तो इसमें हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स, राइट।
तो इसमें पावर जो है वो सोशल ग्रुप्स में बांटी जाती है। अब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, अभी अभी सीख के आए हो, झूठ मत बोलना। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, क्या देखा था श्रीलंका में? 3 टाइप्स के लोग, जैसे कि सिन्हाला हो गए थे, और वैसे वैसे ग्रुप्स बना के जो लोग रह नहीं जाते हैं उन्हें सोशल ग्रुप्स कहा जाता है। अपनी इंडिया का एग्जांपल मैंने बेल्जियम वाले एथनिक वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था, क्या था, राजस्थानी वगैरह वगैरह जो बताए थे ना अलग अलग रीजन्स के, वही सोशल ग्रुप्स। तो इनमें भी कभी कभी पावर्स बांटी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर पावर कैसे शेयर होती है, इसमें हम या तो रिलीजियस बेसिस पे शेयर करते हैं या लिंग्विस्टिक बेसिस पे शेयर करते हैं। आप जैसे कि बेल्जियम का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो इसका बेस्ट एग्जांपल था। उसमें हमने लिंग्विस्टिक का मतलब तो समझ रहे हो ना, लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। तो वहाँ पे हमने लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किया था, कंट्रीज़ में गवर्नमेंट बनाई थी। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग की अलग गवर्नमेंट थी, वैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई थी कि नहीं बनाई थी। इंडिया में भी इसका एग्जाम्पल है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का। जैसे कि आपके जो लोअर क्लासेस होती हैं जैसे SC ST और OBC, इन सब के लिए हमारे पास एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का सिस्टम है कि नहीं है हमारे हर एक एग्जाम में, राइट? ऐसा होता है ना। तो इसमें हम उनके लिए बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बनाना चाहते हैं ताकि उनको ये राइट्स मिले। हम जो बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको हम राइट्स दे सकें, ठीक है। इसमें हमारा जो रोल होता है उसमें यही होता है, सबसे जो मेजर रोल वो यही होता है कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को एक फेयर शेयर दें पावर शेयरिंग का, उन्हें गवर्नमेंट में स्पेस दें और एडमिनिस्ट्रेशन करने का मौका दें। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। तो चलो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझते हैं। अभी देखो जो शुरू के जो हमने 2 पावर शेयरिंग के फॉर्म पढ़े थे वो बेसिकली फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट अभी हम जो कवर कर रहे हैं ये बेसिकली हम लोगों के ऊपर कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। अब भाई इसका तो क्या ही एग्जांपल दूं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कैसे पावर शेयर होती है। देखो पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका काम क्या होता है कि भाई पावर कंट्रोल करें। पावर कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट बनाए बेसिकली। हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है, वो यही तो सोच के बनती है कि भाई हम पावर कंट्रोल करें, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं, अपनी सरकार बनाएं, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या करती हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, इलेक्शंस करती हैं, उसमें जीतती हैं, देन जाके उनकी कहीं गवर्नमेंट बनती है। तो एक देखो एक डेमोक्रेसी में अगेन हमारे पास फ्रीडम है चूज करने की कि हमें कौन चाहिए हमारा एज रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास पावर है कि जैसे कि अब हमारे पास मान लो कि 50 लोग आ गए, 50 लोग हमारे जैसे compete कर रहे हैं, तो उसमें हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन हमारी नीड्स को समझेगा। अब जैसे कि अगर आप रियल लाइफ की बात करो तो लोग अपनी बेसिकली कास्ट से ले लेते हैं या फिर जो भी उनका जो नियर बाय लोग होते हैं उनसे उनको वोट कर देते हैं। किस होप में करते हैं, वो इस इच्छा से करते हैं कि भाई देखो ये हमारी कम्युनिटी का है तो ये हमारे लिए तो कम से कम भला करेगा ही करेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होता है, ठीक है। तो अगेन उनके पास एक चॉइस है कि वो किसी को भी चूज करें। ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई तू इस रिलीजन का है तो इसी को कर, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर मतलब आप जिस पे भी भरोसा करो कि भाई ये हमें हमारे लिए कुछ करेगा, आप उसको वोट करते हो, राइट। और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे लिए एक ऑप्शन देती है कि किसी एक पार्टी के हाथ में पावर ना बनी रहे। कल को मान लो कि अभी जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, मोदी गवर्नमेंट अगर कुछ काम गलत करती है तो कल को जब इलेक्शंस होंगे तब हम उसको हरा के दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी तो ला सकते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सॉरी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी तो जिता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बीजेपी लूज कर जाएगी एंड देन हमारे पास दूसरी सरकार आ जाएगी। लेट्स से कोई एग्जांपल तो नहीं लेता हूँ, चलो रहने दो, ठीक है। कोई दूसरी पार्टी को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं और उनकी आइडियोलॉजीज बेसिकली कैसी उनकी सोच है उसके ऊपर हम बेस करके चलते हैं। और ये पावर शेयरिंग कैसे कभी कभी ये डायरेक्ट भी हो जाती है। और जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टीज आपस में अलायंस बना लेती है, राइट। अलायंस कैसी होती है, अब जैसे मान लो कि अगर मैं मान लेता हूँ बीजेपी है, ठीक है, और उसने किसी एक छोटी स्टेट पार्टी से उसने कोलैबोरेशन कर लिया, मतलब एक क्या किया कोलैबोरेशन, मतलब आप समझ रहे हो ना, हाथ जोड़ लिए बेसिकली, एक बन गए वो मिलकर। तो इसको हम क्या कहते हैं, अलायंस कहते हैं। व्हेन टू पार्टीज जॉइन हैंड्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस देन इट इज़ नोन एज एन अलायंस, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2+ बेसिकली 2+ होता है, एक से ज़्यादा। देन अगर उनकी अलायंस जीत जाती है देन वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोलिजन मतलब गठबंधन की सरकार, सबसे जो आई गेस सबसे फेमस है गठबंधन की सरकार। इसको तो मैं लिखूंगा अच्छे से, गठबंधन कहते नहीं है, आपने सुना भी होगा अपनी फैमिली में कहते हैं कि भाई गठबंधन की सरकार है। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, यस यू गॉट इट राइट, कोलिजन कहा जाता है इंग्लिश में। और इसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखना चाहो तो एनडीए हो गया, आपने सुना नहीं है कि भाई एनडीए की सरकार बनी है, यूपीए की सरकार बनी है,
लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी है, मतलब ऐसे बहुत सारे आपके फॉर्म्स होती हैं। एनडीए को जो है वो बीजेपी लीड करती है और यूपीए को आईएनसी, आईएनसी मतलब कांग्रेस, एंड लेफ्ट फ्रंट में आपकी कुछ अलग अलग पार्टीज आ जाती हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वो है प्रेशर ग्रुप्स के बेसिस पे। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो, प्रेशर ग्रुप्स एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऐसी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं। ठीक है, कैसे, काहे के लिए करते हैं? सबसे बड़ी बात, वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को बचाने के लिए और अचीव करने के लिए ऐसा करती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक फार्मर्स की प्रेशर ग्रुप है। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, ये सब इकट्ठे आए, बहुत सारे फार्मर्स, उन्होंने मिलके एक प्रेशर ग्रुप बना लिया और इसको उन्होंने नाम देते कि फार्मर्स प्रेशर ग्रुप। तो इनका काम क्या होता है? अब जैसे कि कोई सरकार, अब जैसे सरकार ने कोई जैसे कि अभी गलत इनके लिए स्टेप ले लिया, फार्मर्स के लिए अगर कोई गलत, बेसिकली उनके लिए अगर वो ऑप्रेसिव है, तो ये क्या करेंगे कि भाई सरकार को, मतलब रैलीज के जरिए और बाकी जरिए से हम इनको, सरकार को ये फोर्स करेंगे कि भाई ये डिसीजन अगर गलत है तो इसको हटाओ। दे विल फोर्स, बेसिकली दे विल इन्फ्लुएंस, फोर्स गलत वर्ड हो जाएगा, इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए तो भाई तुम ऐसा करो। ठीक है, उनके पास ये पावर होती है कि वो ऐसा कर सकें। उन्हें अपने बेसिकली अचीव करने होते हैं कॉमन इंटरेस्ट को, इन जिनके भी, मतलब कॉमन कॉमन इंटरेस्ट मतलब जिनके भी अगर सेम सेम विचार हैं। कहते हैं कि भाई फार्मर, अब जैसे कि एक फार्मर है, वो बोलता है कि यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब बेसिकली, अगर आपको नहीं पता है तो ये एक प्राइस, एक दाम होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट फार्मर्स से जो फसल वो उगाते हैं उससे खरीदती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर जैसे कि अगर एक फार्मर जाता है, तो अगर वो मार्केट में जाएगा तो शायद कोई उसको ठग ले और गलत प्राइस पे उससे सामान ले ले, बहुत ही चीप प्राइस पे ले ले और महंगे दामों पे बेच दे। तो वो सरकार के पास ये सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है एमएसपी की, जिसके ज़रिए कि वो फार्मर्स को ये ऑप्शन देते हैं कि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो उनको बेच दे और फिर सरकार उसको वापस बेचती है। तो अब जैसे कि उसको, और जिस दाम पे वो खरीदती है सरकार, उसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जैसे कि फार्मर्स को वो कम लग रहा है तो वो सरकार से मतलब कह सकते हैं कि भाई इसको बढ़ाओ। हमारे देश में तो रैलीज एंड दीज आर वेरी कॉमन, राइट, हमारे यहाँ पर ऐसा है। तो दिस इज अगेन अ गुड स्टेप कि अगर हमारे लोग इसमें अगर अपना वॉइस डालना ही है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई वो हमारी डिसीजन मेकिंग में साथ दे रही हैं, वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, राइट। ये बेसिकली इनका काम जो होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल का नहीं होता है। ये नहीं कहते कि भाई हमें हमारी सरकार बनानी है, ये जो सरकार चल रही है उसी से ही अपना काम कराना चाहते हैं, राइट। ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, राइट, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो सीधे सीधे सरकार बना के अपने मोटिव्स को अचीव करना चाहती है, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स जो है वो अपने मोटिव जो अभी एग्जिस्टिंग सरकार है उसी से ही अचीव करवाना चाहती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके FICCI है। FICCI बेसिकली बिजनेसमैन का बना हुआ है। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो सारे इकट्ठे बना के उन्होंने अपना FICCI बनाया है। और अगर कल को अगर सरकार कोई उनके लिए अगर ऑपरेसिव डिसीजन जैसे कि हो जाता है, उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो अपनी बेसिकली इस प्रेशर ग्रुप के जरिए उन पर प्रेशर डाल सकती है कि प्लीज़ इसको ऐसा ऐसा कर दो। और ये फार्मर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, अनगिनत लोग होती हैं। देखो, इनका सबसे पहली बात तो मोटिव क्या होता है, इसमें जो मोटिव है वो सबसे बात यही है कि सबका कॉमन इंटरेस्ट है, सबका कॉमन गोल है। अगर उनको, अगर फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिड्यूस कराना है तो वही कराना है। ये नहीं है कि भाई एक फार्मर का दूसरा गोल है, दूसरे फार्मर का दूसरा गोल है, तो मतलब ऐसा नहीं है। सारे फार्मर्स का एक सिमिलर गोल होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। ठीक है, अगेन वो सेम ऑक्यूपेशन से होता है। जैसे कि फार्मर्स हैं तो उनका काम तो भाई फार्मिंग है, तो अगेन ऑक्यूपेशन सेम होता है, इंटरेस्ट सेम होता है, एस्पिरेशन सेम होता है। So you got the meaning of pressure groups. And then last but not the least, we have movements. Movements, आंदोलन, right? Movements का काम क्या होता है? Again same, influence करेंगे politics को डायरेक्टली, नहीं उन्हें इलेक्शंस नहीं लड़ने, ना उन्हें अपनी गवर्नमेंट बनानी। अगेन सेम ही उनका काम भी यही है, प्रेशर ग्रुप जैसा। उन्हें सरकार पर ये प्रेशर बनाना है, उन्हें सरकार को ये इन्फ्लुएंस करना है कि भाई प्लीज़ चेंज दिस। ठीक है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी लूज होती है। देखो, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, वो एक बार बन जाते हैं तो वो साथ खड़े रहते हैं। अब जैसे FICCI है, FICCI इंडिया में बहुत पावरफुल है, राइट। कल को अगर कोई गलत डिसीजन सरकार ले लेगी ना तो भाई अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है उनका। तो इनका जो इन्फ्लुएंस रहता है प्रेशर ग्रुप का वो अच्छा खासा होता है, लेकिन जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनका थोड़ा सा लूज रहता है। इनका काम क्या होता है? इनका तो भाई शॉर्ट टर्म कोई गोल है, उसको जैसे ही अचीव कर लेंगे सो ये इनका मूवमेंट खत्म, राइट। लूज ऑर्गेनाइजेशन है।
इनका डिसीजन जो है वो इनफॉर्मल भी होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, अपने मन मर्जी से चलता रहता है, ठीक है। इनका सिर्फ और सिर्फ मास पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे नर्मदा नदी जो थी उसको, अब जैसे वहाँ पे डैम बन रहा था, तो क्या था कि भाई लोगों को लगा कि भाई दिस विल बी बैड, मतलब उधर के जो लोकल लोग थे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो नर्मदा नदी को बचाने के लिए उन लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। अब भाई जनता की मर्जी है, जनता को अगर उसमें आना होगा तो आ भी जाती है, नहीं आना होगा तो नहीं भी आएगी, सेम वही रीज़न है। मूवमेंट से मतलब जैसे मूवमेंट हो गया, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, तो सरकार भाई इतना अगर मास पार्टिसिपेशन किसी का हो रहा है, देखो अगर किसी मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन है तो सरकार ऑब्वियसली देख ही लेगी, थोड़ा मास पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए, मतलब कंसिडरेबल तो होना चाहिए। एंड इसी के साथ आई गेस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर लेक्चर, सो थैंक यू गाइज अ लॉट कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है फेडरलिज्म को, उसको लेकर आएंगे। टिल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू लर्नो। हैप्पी लर्निंग। आई एम आदित्य तोमर साइनिंग ऑफ।